हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे परागण, पॉलिनेशन के प्रकार। इससे पहले हम आवर्तबीजियों में जनन के विभिन्न टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं आवर्तबीजियों के अंदर नर युग्मोद्भिद किस प्रकार से विकसित होता है, मादा युग्मोद्भिद किस प्रकार से विकसित होता है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, उनके अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर, और हमने फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया को समझा। इस प्रकार द्विनिषेचन पाया जाता है, आवर्तबीजियों का महत्वपूर्ण लक्षण है। निषेचन से पहले एक प्रक्रिया अपनाई जाती है पोलिनेशन, मतलब कि पोलन ग्रेन या जो परागकण है उनका मादा जननांग कार्पल के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम पोलिनेशन बोलते हैं, परागण बोलते हैं। पोलिनेशन या परागण नर जननांग पुंकेसर से परागकणों का मादा जननांग कार्पल के स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुंचने की क्रिया को हम पोलिनेशन बोलते हैं। पोलिनेशन के प्रकार जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उनमें किस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मेनली ये टॉपिक जो है वो एग्जाम्पल बेस पे इसमें क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि इसको समझना तो आसान है लेकिन इसके एग्जाम्पल याद करना थोड़ा सा टिपिकल है। तो अपने एग्जाम्पल को ईजिली तरीके से और स्लाइड बाय स्लाइड देखेंगे ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो टाइप ऑफ पोलिनेशन, हम पोलिनेशन के प्रकार पढ़ेंगे, किस प्रकार परागण के जो प्रकार हैं उसमें जो नाम है और किसके द्वारा होता है, किस में पाया जाता है। तो पिन पॉइंट इसमें एग्जाम्पल जो होता है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। मेनली परागण की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मीन्स स्व परागण और क्रॉस पोलिनेशन मीन्स पर परागण। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, एक ही पौधे के पुष्प जो होते हैं वो अपने ही कार्पल या स्टिग्मा को पोलिनेट करते हैं, या अपने ये कहें कि किसी एक ही पौधे पर पाए जाने वाले परागकण उसी पौधे के उसी पुष्प के या किसी दूसरे पुष्प के उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर आकर गिर जाते हैं या वहाँ पर अपने आप को वहाँ बिखेर देते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन एक ही पौधे के पुष्पों के बीच पाया जाने वाला परागण है। इसको दो रूप से बांटा गया, एक ऑटोगेमी और दूसरा जेनेटोगेमी। ऑटोगेमी को मेनली कहते हैं कि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसे हम ऑटोगेमी बोलते हैं। मतलब कि उसको दूसरे पुष्प पर वो ट्रांसफर नहीं होते, उसी पौधे के जो परागकण होंगे वो उसी पौधे के स्टिग्मा के ऊपर ही गिरेंगे। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन या स्व परागण का ऑटोगेमी प्रोसीजर। इसके जो कारण है वो क्या क्या होते हैं, ऑटोगेमी क्यों पाई जाती है, किस किस प्रकार से होती है, उसमें एक कारण होता है क्लिस्टोगेमी फ्लावर। क्लिस्टोगेमी का मतलब बंद पुष्प, मतलब कि ऐसे पुष्प जो उम्र भर बंद रहते हैं, वो कभी खिलते नहीं हैं, ऐसे पुष्प को हम क्लिस्टोगेमी फ्लावर या क्लिस्टोगेमस पुष्प बोलते हैं। वो कभी भी ओपन नहीं होते। इसका एग्जाम्पल है कैमेलिना, ऑक्जेलिस और वायोला। ये एग्जाम्पल हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लिस्टोगेमिस फ्लावर मतलब पुष्प की कंडीशन क्या होती है, वो हमेशा बंद ही रहते हैं, खुलते नहीं हैं। दूसरा होता है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब ये होता है कि एंथर जो पुंकेसर है और स्टिग्मा जो वर्तिकाग्र है मादा जननांग का, वो सेम टाइम पर अपने आप को क्या करते हैं, पोलिनेट करते हैं। मतलब कि सेम टाइम पर वो क्या करते हैं, अपने आप को पोलिनेट करते हैं, सेल्फ पोलिनेट करते हैं। उसे एग्जाम्पल है मिराबिलिस, पोटैटो और सनफ्लावर। और थर्ड है बड पोलिनेशन। बड पोलिनेशन मीन्स कलिका परागण। अब क्लिस्टोगेमी और बड पोलिनेशन में अंतर क्या होता है, दोनों में फ्लावर बंद रहते हैं, लेकिन बड पोलिनेशन का मतलब ये होता है कि पुष्प जो होता है वो बाद में खिल जाता है, लेकिन क्लिस्टोगेमी पुष्प जो होते हैं वो कभी भी नहीं खिलते हैं। बड पोलिनेशन का मतलब कलिका अवस्था के अंदर ही पुष्प जो होता है खिलने से पहले ही अपने आप को पोलिनेट कर लेता है, परागित कर लेता है। ऐसे ऐसे पोलिनेशन को बोलते हैं बड पोलिनेशन। एग्जाम्पल इसका व्हीट, राइस और पी, गेहूँ, चावल और मटर। जेनेटोगेमी का मतलब ये होता है कि उसी पौधे के जो पुष्प होते हैं उसमें एक नर पुष्प होगा या एक दूसरा मादा पुष्प होगा, तो उसी पौधे के पुष्प जो होते हैं एक दूसरे के परागकणों को एक पुष्प दूसरे पुष्प के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब कि स्व परागण हुआ, उसी पौधे के ऊपर ही वो परागण प्रक्रिया होती है।
इसलिए इसको बोलते हैं जिनेटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब सेम पुष्प जो होगा वही पुष्प अपने ही वर्तिकाग्र को क्या करेगा, पोलिनेट करेगा। लेकिन जिनेटोगेमी में थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि वो पौधे के ऊपर पुष्प अलग अलग भाग में पाए जाते हैं। एक नर पुष्प होगा उसी पौधे का, दूसरा मादा पुष्प होगा, तो नर पुष्प दूसरे मादा पुष्प को क्या करेगा, पोलिनेट करेगा। ऐसे पोलिनेशन को हम बोलते हैं जिनेटोगेमी। जिनेटोगेमी के अंदर इस कंडीशन को मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। ऐसे पौधे क्या होते हैं, एक लिंगाश्रयी प्लांट होते हैं, एक लिंगाश्रयी पौधे होते हैं जिसके ऊपर नर और मादा जननांग अलग अलग पौधों पर एक ही, अलग अलग पुष्पों पर एक ही पौधे पाए जाते हैं। इसका मतलब सीधी डेफिनेशन है कि ऐसा पौधा जिसके अंदर पाए जाने वाले पुष्प अलग अलग प्रकार के होंगे, एक पुष्प नर होगा और दूसरा मादा होगा, लेकिन उस पुष्प को हम क्या बोलते हैं, उस पौधों को हम बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। यदि पुष्प के ऊपर नर और मादा जननांग एक साथ पाए जाते हैं तो ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं, उसे बाइसेक्सुअल पुष्प बोलते हैं। लेकिन प्लांट जो होगा यदि उस पर एक पुष्प मेल है और एक पुष्प फीमेल है तो ऐसे प्लांट को हम मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। तो ऐसे पौधों में क्या पाया जाता है, जिनेटोगेमी पाई जाती है। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक पुष्प के परागण किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर परागण की प्रक्रिया को लेकर जाते हैं या परागकणों को लेकर जाते हैं, वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं जाते। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम ओपन एंथर स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, क्रॉस पॉलिनेशन उसे बोलते हैं हम पर परागण। और पर परागण का मतलब ये होता है कि इसमें किसी एक माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना किसी माध्यम के एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे के परागकणों पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया के लिए हमें कुछ माध्यम चाहिए, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जिनोगेमी, एलोगेमी बोलते हैं। इसके लिए अनेक माध्यम होते हैं। जो डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स के बीच में क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करेंगे। ये दो प्रकार के, इसके लिए माध्यम चाहिए तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक एबायोटिक जिसमें अजैविक मीडिया बोलते हैं, दूसरा होता है जैविक बायोटिक एजेंट्स जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव, कोई इंसेक्ट, कोई एनिमल या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होगा वो पोलिनेशन में या परागकणों में, परागण प्रक्रिया में हेल्प करेगा। जबकि एबायोटिक का मतलब होता है अजैविक होता है, इसमें कोई जैविक पदार्थ जो होते हैं वो हेल्प नहीं करते। वैसे परागण को हम एबायोटिक एजेंसी बोलते हैं, जिसमें एग्जांपल है एनीमोफिली और हाइड्रोफिली। एनीमोफिली का मतलब होता है वायु परागण और हाइड्रोफिली का मतलब होता है जल परागण। वायु परागण स्थलीय पौधों में पाया जाता है, जब जल परागण जो होता है जलीय पौधों के अंदर पाया जाता है जो जल में डूबे रहते हैं। दूसरा होता है बायोटिक एजेंसी। बायोटिक एजेंसी को हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें कीट परागण भी होगा, पक्षी परागण भी होगा, चमगादड़ के द्वारा परागण भी होगा और घोंघे के द्वारा भी परागण होता है। इसको मेलिकोफिली, कीरोटेरोफिली, ऑर्निथोफिली और एंटोमोफिली। एक हमने पढ़ा था मोनोसियस, यहाँ पर डायोसिस पढ़ेंगे। डायोसिस का मतलब ये होता है कि डबल हाउस, दो दो हाउस होते हैं उनके, एक मेल प्लांट का अलग से हाउस होता है और दूसरा फीमेल प्लांट का अलग से हाउस होता है। ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं, डायोसिस, जिससे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं और उन्हीं में क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। क्रॉस पोलिनेशन के कारण क्या है, मतलब कि हम ये कहें कि क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण के कारण क्या हैं। पहला कारण हमने पढ़ना है वो है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर कुछ ऐसे मैकेनिकल या यांत्रिक बैरियर पाए जाते हैं, फिजिकल बैरियर पाए जाते हैं जो अपने आप को पोलिनेट नहीं करते, उनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं पाया जाता। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं हर्कोगेमी। उनमें पुष्प के जो ऑर्गन हैं, पुष्प के जो अंग हैं, वो अपने आप को इस प्रकार से अरेंज रखते हैं, उनमें कुछ यांत्रिक अवरोध आ जाता है जिसके कारण एक पौधे के परागकण उसी पौधे के स्टिग्मा तक या वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। कैलोट्रोपी, साल्विया और कैमेलिया। गाइनोस्टेजियम कंडीशन पाई जाती है। पोलिनिया बनते हैं कैलोट्रोपस आँख के अंदर। पोलिनिया एक बंद पुष्पों जो परागकण है वो एक बंद थैले में बंद रहते हैं, जिनको पोलिनिया बोलते हैं। उसको हम पोलिनिया कैलोट्रोपस के अंदर होते हैं, तो वो उड़कर दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। वो खुद के पुष्प को या खुद के स्टिग्मा को पोलिनेट नहीं कर पाते। दूसरा डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब ये होता है कि पोलन और स्टिग्मा, मतलब कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा जो होते हैं वो अलग अलग टाइम पर मेच्योर होते हैं, वो किसी सेम टाइम पर मेच्योर नहीं होते। इसी कारण उनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें परिपक्वन जो है वो अलग अलग टाइम का होता है। जब पुष्प के परागकण परिपक्व हो जाते हैं
तो उसके अंदर वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं होती है और परागकण जो होते हैं वो बिखर जाते हैं और उस पौधे के उसी वर्तिकाग्र के ऊपर अपने आप को अंकुरित नहीं कर पाते। जो स्टिग्मा जो होती है वो किसी भी तरीके से अपने आप को मैच्योर नहीं कर पाती। तो अलग अलग उनका मैच्योरेशन पीरियड होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं डाइकोगेमी। इसके एग्जाम्पल हैं। अब डाइकोगेमी के अंदर दो कंडीशन है। यदि मादा जननांग जयांग यदि पहले परिपक्व होता है तो ऐसे पुष्प को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोगैनी। प्रोटोगैनी बाजरा, मिराबिलिस और मैंगोलिया उनमें पाया जाता है। और दूसरा था प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री का मतलब जिसमें नर जननांग पुंकेसर जल्दी परिपक्व होता है मादा जननांग जयांग की बजाय। तो ऐसे उदाहरण जो है मेज, सनफ्लावर और रोज, उनके अंदर मक्का, सूरजमुखी और गुलाब के अंदर पाया जाता है। तीसरा होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। कुछ परागकण को जो होते हैं वो उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं? जर्मिनेट नहीं होते, अंकुरित नहीं होते। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सबबंध्यता। उन्हें हम क्या बोलते हैं? सबबंध्यता। मतलब कि अपने ही परागकणों को बंधे कर देते हैं, स्टेराइल कर देते हैं, वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सबबंध्यता बोलते हैं। ये कुछ कंडीशन पाई जाती है, इसके कारण पौधे जो होते हैं वो सेम उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते। इसके एग्जाम्पल हैं पोटैटो, टोबैको और क्रूसीफेरी। थर्ड है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का मतलब ये होता है कि जो वर्तिकाग्र जिस वर्तिका के ऊपर होता है या अपने वर्तिका की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। उस वर्तिका की लंबाई के कारण वर्तिकाग्र जो होते हैं वो छोटे बड़े, या ये कहें कि पूरा का पूरा कार्पेल जो होता है वो साइज में डिफरेंस होता है, जिसके कारण जो स्टेमन और स्टाइल की जो हाइट होती है वो अलग अलग हो जाती है। पुंकेसर की जो ऊंचाई है और स्टाइल के कारण पूरे कार्पल की जो ऊंचाई है वो डिफरेंट हो जाए, इसके कारण एक पौधे के परागकण उसी पौधे के स्टिग्मा पर अंकुरित नहीं होते या वो पोलिनेट नहीं होते। तो ये तो कारण थे, इसके कारण क्रॉस पोलिनेशन होता है। हर्कोगेमी, डाइकोगेमी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, हेटेरोस्टाइली। और हेटेरोस्टाइली के अंदर पिन आइड फ्लावर होते हैं। मतलब कि पिन आइड फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं? स्टाइल जो होती है वर्तिका होती है लंबी होती है और पुंकेसर छोटे होते हैं। दूसरे थ्रम्बाइड, दूसरे पुष्प क्या होते हैं? थ्रम्बाइड। थ्रम्बाइड का मतलब ऐसे पुष्प जिनके अंदर स्टाइल जो है वर्तिका जो होती है वो मेल मादा जननांग की छोटी होती है, जबकि स्टेमन या पुंकेसर जो होता है नर जननांग के लंबे होते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे को पोलिनेट नहीं कर पाते। तो ये हमने कुछ रीज़न पढ़े या कुछ कारण पढ़े जिसके कारण क्रॉस पोलिनेशन होता है। अब क्रॉस पोलिनेशन के मेथड्स हम पढ़ते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में पहला मेथड है जिसके अंदर एबायोटिक एजेंसीज हैं। एबायोटिक एजेंसी के अंदर हवा के द्वारा परागण और जल के द्वारा परागण, एनेमोफिली बाय विंड और हाइड्रोफिली बाय वाटर। तो जो पोलन ग्रेन है वो हवा में के द्वारा उड़कर स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इस प्रकार के पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एनेमोफिली। इसके कारण क्या होते हैं? पोलन ग्रेन जो होते हैं छोटे साइज़ के होते हैं और हल्के होते हैं। दूसरा कारण क्या है कि वो आसानी से हवा के अंदर अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं। और तीसरा कारण क्या होता है कि स्टिग्मा जो वर्तिकाग्र होती है वो बड़ी होती है, हेयरी होती है और उसके ऊपर पोलन ग्रेन आसानी से चिपक जाते हैं। पंखनुमा होती है, उसके ऊपर बाल पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं छोटे छोटे। उन रोमों के कारण क्या होते हैं? परागकण उसमें फंस जाते हैं। उड़ते हुए परागकण जब उसके ऊपर बैठते हैं तो वो वहीं पर फंस जाते हैं और अपने आप को अंकुरित करके पोलिनेट कर लेते हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हमने देखी। वहाँ पर जो पोलन ग्रेन के ऊपर जैसे ही वो स्टिग्मा पर गिरता है तो अपने आप को अंकुरित करके वो फिर पौधे को फर्टिलाइज कर देता है। तो ये कारण है वायु परागण होने के। वायु परागण किन किन में पाया जाता है वो देख लेते हैं। सभी घास जैसे जितने भी पौधे हैं, ग्रास, बॉम्बे को, बांस, नारियल, कैनाबिस, भांग, मक्का, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? परागण जो होते हैं वायु परागण के द्वारा होता है। हाइड्रोफिली का मतलब जल के द्वारा परागण होता है, जिसमें परागकण जल के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे पहुंचते हैं। मेनली ये जलीय पौधों में पाया जाता है, जो जल में डूबे रहते हैं। तो जल में डूबे रहते हैं तो इनके अंदर पोलन ग्रेन में अलग विशेषता होगी जो वायु परागण के अंदर पाए जाने वाले परागकणों में नहीं होती है। ये परागकण क्या होते हैं? छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? नेक्टर्स पाए जाते हैं, सुगंधित कुछ मटेरियल पाए जाते हैं, जिसके कारण वो आकर्षित होते हैं। स्टिग्मा जो होती है लंबी होती है और चिपचिपी होती है और फ्लावर का साइज छोटा और कलरलेस होता है, रंगहीन होते हैं,
क्योंकि ये जल में पाए जाते हैं तो उनको रंग की आवश्यकता नहीं होती। रंग की आवश्यकता उन पौधों को होती है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और कीटों को आकर्षित करने वाले पौधे जो होंगे सभी कौन से होंगे, स्थलीय होंगे, कि स्थलीय पौधों पर कीट बैठते हैं, जलीय पौधों पर कीट कभी भी नहीं बैठते। तो उनमें परागण के लिए विशेष कोई आकर्षण करने की आवश्यकता नहीं, तो वो कलरलेस होते हैं। कलरफुल फ्लावर जो होते हैं वो कीटों को आकर्षित करने के काम में आते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल हैं 3। एक जूस्टोरा वेरिना, जिसमें पोलन ग्रेन जो होते हैं उनके ऊपर एक्साइन नहीं पाई जाती। बाहरी जो परत है, जो हमने पढ़ा भी था, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी, हमने परागकणों की स्ट्रक्चर समझी, जिसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक भी दे रखा आपको, किस प्रकार मेल गैमेटोफाइट बनते हैं। तो उनके ऊपर एक्साइन इंटाइन 2 कवर होते हैं, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। तो एक्साइन जो होते हैं बाह्य चोल या आंतरिक चोल बोलते हैं, तो एक्साइन इस पे नहीं होती है, और ये परागकण लंबे और सुई के जैसे होते हैं। दूसरा सेरेटोफाइलम डर्मेसम, उसमें मेल फ्लावर जो होते हैं वो स्टेमेन पुंकेसरों की संख्या 30 से 35 होती है, जिसके कारण पोलन ग्रेन जो होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में लिबरेट होते हैं, और कुछ पोलन ग्रेन डूब जाते हैं, कुछ तैरते रहते हैं। तो तैरने वाले पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा तक आसानी से पहुंच जाते हैं, और स्टिग्मा जो होती है वो चिपचिपी होती है, तो उसके ऊपर जैसे पोलन ग्रेन टच में आएगा, उसके संपर्क में आएगा, तो वो उसको अपने साथ चिपका लेगा, बाहर नहीं जाने देगा। और वेरेनसिनेरिया, ये डायोसिस प्लांट है, द्विलिंगाश्रय, जिसके अंदर एक मेल और फीमेल है, अलग अलग प्लांट पाए जाते हैं। तो अपने आप को पोलिनेट करने के लिए उसको जल परागण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ जलीय पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कीटों के द्वारा परागण होता है। वो जल के अंदर तो पाए जाते हैं, लेकिन उनमें परागण जो होता है वो क्रॉस पोलिनेशन या बायोटिक एजेंसी के द्वारा होता है। उसमें वाटर लिली और वाटर हाइड्रेसिंथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, हवा या कीटों के द्वारा परागण होता है। उनको जल परागण वाले पौधे नहीं बोलेंगे। अब आ जाते हैं हम बायोटिक एजेंसीज। बायोटिक एजेंसी कौन कौन सी होती है, जिसके अंदर जलीय जो जैविक जो एजेंसीज हैं, जिसके जैविक कारक जो होते हैं वो पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर पहला है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब होता है कीट परागण, जिसके अंदर कोई भी कीट जो होगा, जिसमें बीस, मक्खियाँ, बटरफ्लाइज, तितलियाँ, फ्लाइज, बीस, मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ और बीटल्स, वास्प, ये क्या करते हैं, जो शलभ जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, कीटों की श्रेणी में आते हैं, और वो परागण की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। तो इसका मैंने बताया भी था पहले कि कीटों के द्वारा परागण करने वाले पुष्प जो होते हैं उनके अंदर विशेष टाइप का मकरंद या नेक्टर पाया जाता है। वो कलरफुल होते हैं, वो सुगंधित होते हैं या आकर्षक होते हैं, जिसके कारण पुष्प की ओर जो कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, मक्खियां, वो उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उनके ऊपर बैठ जाते हैं। जैसे वो मक्खियां या कीट इंसेक्ट ऊपर बैठेंगे तो उनके पैरों पे क्या चिपक जाएंगे, पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे, परागकण चिपक जाएंगे, और वो परागकण उड़कर दूसरे पौधे के ऊपर बैठेगा, तो वो परागकण वहाँ पर स्टिग्मा पर रह जाएंगे, और इस कारण ये क्या करते हैं, अपने आप को पौधे जो होते हैं वो पोलिनेट करते हैं। तो ये प्राकृतिक पोलिनेटर हैं, प्राकृतिक परागण करने वाले जीव हैं। यदि ये सोचो कि यदि इन प्राकृतिक परागण करने वाले मधुमक्खियाँ, तितलियाँ ये नष्ट हो जाएं, हम उसको पेस्टिसाइड्स से, हम जहरीले पदार्थों से इसको नष्ट कर दें, तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे लिए। जितने भी फल फ्रूट हम जो खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, हम फल खाते हैं, उन फल को परागण करने में ये बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हम एक एक फ्लावर को, एक एक पुष्प को हम अपने मैनुअल तरीके से पोलिनेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कोई ना कोई माध्यम चाहिए जो पोलिनेट करने में हेल्प करता है। पोलिनेट करेंगे तो वो बीज बनेंगे, फल बनेंगे, और अपने आप को स्वादिष्ट फल या बीज खाने को मिलेंगे। हमें फसलीय पौधे जो है फसल उत्पादन होंगे। तो ये नेचुरल पोलिनेटर हैं, इनको हमें संरक्षण जरूरी है। हम बायोडाइवर्सिटी में अलग से पढ़ेंगे, जैव विविधता क्यों जरूरी है, इनकी आवश्यकता क्यों है, तो हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताना जरूरी है कि ये क्या करते हैं, बायोटिक एजेंसी, ये नेचुरल पोलिनेटर है, प्राकृतिक पोलिनेटर। ये सोचो कि ये इन्होंने काम करना बंद कर दे, ये किसी न किसी तरीके से ऐसा माने कि हमने काम नहीं करना है, तो हमें कोई भी पुष्प जो होगा वो पोलिनेट नहीं हो पाएगा, और पोलिनेट नहीं हो पाएगा तो सीड नहीं बनेंगे और फ्रूट भी नहीं बनेंगे, जो फल देने वाले पौधे होते हैं। तो इसके अंदर एक एग्जांपल है यक्का का, यक्का, और दूसरा है फाइरस। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यक्का और यक्कारस में क्या पाया जाता है। यक्का के अंदर देख भी रहे हैं अपने कि एक कीट
एक मक्खी जो है वो उसको परागित कर रही है। तो उसके रीज़न मैंने बताया था कि ये कलरफुल होते हैं, उनके अंदर सुगंध पाई जाती है और इनके ऊपर जो नेक्टर होता है वो उन पौधों को, मक्खियों को, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यक्का। यक्का का वास्प के साथ सिम्बायोटिक, मतलब कि हम ये कहें सहज जीवन है। यक्का और वास्प एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। यक्का जो है वो वास्प को आश्रय स्थल प्रदान करता है, आश्रय स्थल प्रदान करता है, वहाँ पर अंडे देने के लिए जगह प्रदान करता है। अंडे जब वो दे देते हैं तो यक्का उसके बदले में वास्प से क्या कराता है, पोलिनेशन करवाता है, परागण प्रक्रिया अपनाता है, जिसके कारण जो होते हैं वो परागण की लगातार प्रोसेस के द्वारा नया पौधा, नए बीज उस वक्या के बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और ओफायरस, ओफायरस भी एक तरह का पौधा है जिसके अंदर फीमेल वास्प जो होती है, वो जो पुष्प की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है कि वो फीमेल वास्प की तरह दिखाई देती है। मतलब कि पुष्प अपने आप को इस प्रकार से संरचना में ढाल लेता है कि वो स्ट्रक्चर जो होगी कैसी होगी, फीमेल वास्प की तरह, फीमेल कीड़े की तरह दिखाई देगी, फीमेल कीट की तरह दिखाई देगी। उसकी ऑफ मेल जो वास्प उड़ता हुआ इस पौधे को, पुष्प को फीमेल वास्प समझते हुए इसकी ओर आकर्षित होगा। इसकी ओर आकर्षित होगा तो इसने क्या करेगा, अपने पोलन ग्रेन को उस मेल वास्प के ऊपर चिपका देगा, जिसके कारण वो परागण की प्रक्रिया जो होगी वो आसानी से हो जाएगी। उसके बाद दूसरा एंटोमोफिली, बायोटिक एजेंसी में पढ़ रहे हैं, एंटोमोफिली पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है वो फिग और वास्प, अंजीर और वास्प, हमने पहले यक्का में देखा। यक्का में भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है, सहजीवन पाया जाता है। सहजीवन मीन्स एक दूसरे के बिना वो जीवन पूरा नहीं होता। दूसरा अंजीर का वास्प का भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। अंजीर जो होती है वो वास्प के लिए आश्रय स्थल प्रदान करती है, अंडे देने के लिए स्थल प्रदान करती है। जब वो वास्प जो होती है वो अपने आप को मैच्योर कर लेती है, उसका लार्वा जब बन जाता है, लार्वा से जब वो वापस अपने आप को मैच्योर करते हैं और वापस वास्प अडल्ट रूप में आता है, तो वास्प उड़कर दूसरे अंजीर के ऊपर अपने आप को पोलिनेट करता है। तो इस तरह से अंजीर और यक्का जो होते हैं वो वास्प के लिए घर प्रदान करते हैं। और अंजीर और यक्का जो होते हैं उनको फ़ायदा ये होता है कि उनको खुद को पोलिनेशन के लिए एक कीट मिला होता है। और वो कीट कौन से होंगे, अंजीर के लिए भी वास्प है और जो यक्का है उसके लिए भी वास्प ही है। तो यहाँ पर आपको पूरा साइकिल दे रखा है, किस किस प्रकार से पूरा चक्कर दे रखा है भी, किस प्रकार जो होती है वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, और किस प्रकार से पूरा सीक्वेंस दे रखा है भी, किस प्रकार से एक फीमेल वास्प जो होती है वो अंडे देने के लिए अंजीर को अपना आश्रय स्थल बनाती है और अंजीर को पोलिनेशन के लिए एक जीव मिल जाता है, वास्प। उसके बाद हम बात करें बायोटिक एजेंसी के पोलिनेशन की, तो एंटोमोफिली के अंदर हम पढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल और है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है साल्विया पौधे के अंदर पाया जाता है लीवर मैकेनिज्म। अब यहाँ पर एक पौधे की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसके अंदर फ्लावर के ऊपर कीट बैठा है, एक मक्खी बैठी है। उस मक्खी के ऊपर जो वाली स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है वो यहाँ पर, ये जो है वो कार्पल और स्टेमेन, मतलब कि नर जननांग और मादा जननांग है। अब नर जननांग मादा जननांग के ऊपर जो पुष्प बैठता है, इसके ऊपर जो पुष्प के ऊपर जो मक्खी बैठेगी तो ये क्या होगा, इसके ऊपर नीचे की तरफ लीवर की भांति दबेगा। दबने से क्या होगा, ये इसके ऊपर चिपक जाएंगे। चिपकने से क्या होगी, पराग कण जो होंगे वो उस पंखों पर गिर जाएंगे। पराग कण जब पंखों पर गिर जाएंगे तो पराग कणों को जब उड़ती हुई मधुमक्खी जब दूसरे पुष्प के ऊपर बैठेगी, या अपन ये कहें कि दूसरे पुष्प के ऊपर बैठेगी, तो वो उसी प्रकार से अपने आप को परागित ये पुष्प कर लेता है। जैसे फिलामेंट एंथर स्टाइल है, इसके ऊपर इस पर स्ट्रक्चर पाई जाती है, जब बीज पे बैठती है तो उस पर चिपक जाएगी। और स्टिग्मा और स्टाइल अपने अपने हिसाब से उस पर, यदि पोलन ग्रेन पहले से चिपके होंगे तो स्टाइल क्या करेगी, उसे स्टिग्मा अपने साथ उन पोलन ग्रेन को चिपका लेगी। यदि उसे पोलन ग्रेन चिपके हुए नहीं है तो पोलन ग्रेन उस पंखों पर चिपक जाएंगे। तो इस तरह से ये साल्विया के अंदर लीवर मैकेनिज्म पाया जाता है और मक्खियाँ जो होती है वो आसानी से पौधे को परागित कर देती है। इसके बाद बायोटिक एजेंसी हम पढ़ रहे हैं। बायोटिक एजेंसी के अंदर अब नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली, पक्षियों के द्वारा परागण पाया जाता है, बर्ड्स के द्वारा परागण होता है। हमिंग बर्ड, इसका छोटा पक्षी जो है वो परागण करने में बहुत बड़ा हेल्प करता है, क्योंकि वो उसका भार इतना कम होता है कि वो पुष्प पे आसानी से बैठ सकता है।
तो वो भी क्या करते हैं, नेक्टर के लिए, भोजन के लिए पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं और पुष्प उसके बदले में उनकी चोंच में, उनके पैरों पर क्या चिपका देते हैं, परागकणों को चिपका देते हैं और वो परागण की प्रक्रिया में, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब ये जो इसका एग्जाम्पल है बॉम्बेक्स। बॉम्बेक्स इसको सेमल पौधा बोलते हैं हिंदी में, कोरल ट्री जिसको मूंगा या ढाक का पेड़ बोलते हैं, और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा प्लास का पौधा जो, तो उसकी पत्तियां बहुत आकर्षक होती है, उनके अंदर ये ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा परागण पाया जाता है। उसके बाद दूसरा है कीरोटेरोफिली, पक्षी चमगादड़ के द्वारा परागण। इसमें चमगादड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, पौधों को परागित करते हैं। ये भी क्या होते हैं, भोजन के लिए, नेक्टर के लिए, सुगंधित पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं फ्लावर बैट को। और बैट जो होगी वो चमगादड़ जो होगी, जैसे पुष्प के ऊपर बैठेगी तो उसके पैरों पर क्या चिपक जाएंगे, वो परागण कण चिपक जाएंगे, पोलन चिपक जाएंगे। इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल है एडेंसोनिया। एडेंसोनिया जैसे गोरखिमली परिजात बोलते हैं, अगेव जिसको ग्वारपाठा बोलते हैं, यूफोर्बिया फेलिकाटा लेग्यूमिनेसी फैमिली का ये, और बोहेनिया मेलेगेंड्रा ये कचनार का पेड़ बोलते हैं, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये कीरोटेरोफिली या चमगादड़ के द्वारा परागण पाया जाता है। थर्ड जो परागण है मेलिकोफिली, इसको घोंघा के द्वारा परागण बोलते हैं। घोंघा के द्वारा जो परागण, जो दलदली स्थानों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर नमी पाई जाती है, जहाँ पर दलदल वाला इलाका है, उनके अंदर इस प्रकार का परागण होता है, उसे स्लेन पॉलिनेशन या मेलिकोफिली बोलते हैं। स्नेल भी क्या होता है, भोजन की तलाश में पुष्प के चारों तरफ घूमता रहता है, और भोजन या नेक्टर की खोज में स्नेल को भी क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो वो जैसे ही पुष्प के चारों ओर विजिट करता है तो पुष्प के ऊपर परागकण जो होते हैं चिपक जाते हैं। तो दलदली स्थानों के ऊपर, नमी वाले स्थानों पर इन पौधों के अंदर स्नेल के अंदर जो होता है, वो स्नेल जो होता है पॉलिनेशन में हेल्प करता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एमोरफिलस। एमोरफिलस पुष्प जो होता है वो इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है, और इसकी खास बात ये होती है कि 9 साल में एक बार खिलता है। 9 साल में एक बार खिलता है, और इसकी खिलने का जो टाइम का पीरियड है वो 48 आवर्स, 48 घंटे तक ये खिला रहता है, और रात में खिलता है। ये सबसे बड़ी बात ये है। तो इसके लिए बहुत बड़ी कंडीशन क्रिटिकल है। तो इसके लिए घोंघा जो होता है वो अपने आप को लगातार उस पौधे के संपर्क में रहता है और वो उसे परागित कर देता है। दूसरा होता है एरियासेमा, जिसको सर्प पुष्प बोलते हैं, जिसके अंदर भी घोंघे के द्वारा परागण पाया जाता है। सर्प पुष्प ऐसा पुष्प जिसकी आकृति जो होती है वो सर्प के समान होती है, और ये भी इंडोनेशिया उन जंगलों, मलेशिया के जंगलों में ये पाया जाता है। तो ये हमारे पॉलिनेशन के प्रकार थे, परागण की प्रक्रिया थी। परागण के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, जिसके अंदर एबायोटिक और बायोटिक, जैविक और अजैविक दोनों मेथड पढ़े। नेक्स्ट हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो एंडोस्पर्म। हमने निषेचन प्रक्रिया पढ़ चुके हैं, निषेचन किस प्रकार से होता है। निषेचन के अंदर जो प्रक्रिया के द्वारा आगे एंडोस्पर्म बनता है, भ्रूणपोष बनता है, हम उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि कितने प्रकार के पाए जाते हैं। और उसके लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा सीड फॉर्मेशन, बीज किस प्रकार बनते हैं, भ्रूण किस प्रकार से डेवलप होता है, वो पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आज का टॉपिक जो था पॉलिनेशन था। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।